हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सूरज कुमार। आज के इस सेशन में हम देश और दुनिया की उन बड़ी खबरों के करंट अफेयर का एनालिसिस करेंगे जो इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा में है। ओके, इस क्लास में हम हर एक टॉपिक का कोर कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखेंगे और वो आपके एग्जाम्स के लिए कैसे रिवेलेंट है इस पे हम बात करेंगे। ओके, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो और अपनी नए ज़माने की तैयारियां के मजबूत करने चाहते हो तो ये क्लास आपके लिए बहुत मददगार होने वाली है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज की पहली सबसे बड़ी खबर क्या है। ओके, सो आज हमारा जो करंट अफेयर का एनालिसिस करने वाले हैं वो 24 मई 2026 का है, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि क्यूएडी समूह में कौन से देश शामिल है। ओके, तो इसमें क्यूएडी में चार देशों का ग्रुप है एक, जिसमें है इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो इसका ऑप्शन है बी। ओके, इसका ऑप्शन होगा बी, इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो ये क्वेश्चन भी आई है। ये आने वाला एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जितने भी आने वाले एग्ज़ाम हैं अभी हाल फिलहाल, उसमें ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से याद कर लेना ताकि आपका ये क्वेश्चन मिस ना हो। इसका बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं कि क्या है। तो इसका क्यूएडी एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप है जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। इसका मुख्य उद्देश्य है इंडो पैसिफिक रीजन में शांति, सुरक्षा, व्यापारिक सहयोग बढ़ाना। ओके, हाल के वर्षों में क्यूएडी की बैठक लगातार महत्वपूर्ण होते जा रही है क्योंकि चीन का प्रभाव इंडो पैसिफिक क्षेत्र में तेजी से बढ़ रही है। ओके, क्यूएडी साइबर सिक्योरिटी, मरीन टाइम सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट पर भी कार्य करता है। ओके, सो इसका क्वेश्चन आपको बहुत तरीके से पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जाएगा कि इसमें कौन कौन सा देश सम्मिलित होता है या कितने देश सम्मिलित है। तो इसमें पूरा चार देशों का ग्रुप है। ये ग्रुप किस टाइप के है? तो ये स्ट्रेटेजिक ग्रुप है। इसका ग्रुप का नाम भी पूछा जा सकता है आपसे कि ये जो क्यूएडी का ग्रुप है, ग्रुप का नाम क्या है। तो आप ये बोल सकते हो कि ये इसका ग्रुप का नाम है स्ट्रेटेजिक ग्रुप। ओके, इसका मेन उद्देश्य के बारे में भी पूछ सकता है कि जैसे कि इसका ग्रुप का नाम अगर पूछा कि इसका जो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए का क्यूएडी का समूह है उसका नाम क्या है, तो आप उसको स्ट्रेटेजिक ग्रुप बोल सकते हो। और इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इंडो पैसिफिक रीजन में उसका शांति बनाने का, सुरक्षा, व्यापारिक सहयोग बढ़ाने का है। ठीक है, सो ये सब सारी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। इसमें ये पूछा जा सकता है कि तेजी से किस एरिया में, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा है, वो क्षेत्र का नाम क्या है। तो आपसे ये पूछ सकता है। तो जैसे कि अभी हाल फिलहाल में देख रहे हैं साइबर सिक्योरिटी, जो कि अभी फ्रॉड होने का, बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है, बैंकिंग का फ्रॉड या आपको ऑनलाइन कोई आपको ये उसके बाद मरीन टाइम सिक्योरिटी, जैसे कि समुद्र में हमारा जो कर्ड वायल आते हैं या जो भी होता है उसको रोकने के लिए ये क्यूएडी स्ट्रेटेजिक ग्रुप काम करता है। ओके, सो आज के हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दो है, कोई ईबोला किस प्रकार की बीमारी है। ईबोला एक टाइप का वायरल एक बीमारी है जो कि ये साउथ अफ्रीका में सबसे ज़्यादा फैलता है। तो उसका नाम पूछा जा सकता है कि ईबोला किस प्रकार की बीमारी है। तो एक वायरल बीमारी है। ओके, ये वायरल बीमारी होता है। सो जैसे हम लोग इस तरह वायरल फीवर है ना, वैसे ही अफ्रीका की तरह एक ईबोला जो है वायरल बीमारी है। ओके, ईबोला एक अत्यंत खतरनाक वायरल डिसीज है या संक्रमित व्यक्ति या जानवर के संपर्क से फैलती है।
जैसे कि ये क्या है ना कि जैसे आपको सर्दी है, आपका सर्दी है तो किसी और को पकड़ लेता है, किसी और को पकड़ लेता है। इसी टाइप से इबोला भी है कि एक संक्रमित बीमारी है कि किसी एक व्यक्ति को अगर इबोला हो गया और उसके संपर्क में कोई और व्यक्ति आ गया तो उसको भी ये बीमारी फैल जाती है। ओके, और उसी टाइप से ये बीमारी जानवर को भी प्रभावित करता है। जानवर में जैसे कि अभी हाल फिलहाल हमारा कोरोना आया था, राइट। तो कोरोना में एक व्यक्ति संक्रमित होने से उसके संपर्क में दूसरा व्यक्ति आता था तो वो भी उसको भी कोरोना हो जाता था। वैसे ही है इबोला कि एक व्यक्ति को होने के बाद वो दूसरे व्यक्ति में तेज़ी से फैलता है जो उसके आसपास आते हैं। ओके, तो इसमें ये पूछ सकता है कि किस टाइप की बीमारी है, कैसे क्या फैलता है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ये तो क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड इबोला किस प्रकार की बीमारी है तो इस टाइप से नहीं पूछेगा, इसको घुमा के पूछ सकता है आपको कि इबोला किस टाइप की बीमारी है, ये मतलब कैसे फैलता है, ये कहाँ का बीमारी है, ये बीमारी कहाँ होता है ज़्यादा, तो ये सारी क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, सो इसका हम डिस्क्रिप्शन में देखते हैं इसका कि क्या बोलता है। इबोला एक अत्यंत खतरनाक वायरल डिसीज है। ओके, या संक्रमित व्यक्ति या जानवर के संपर्क से फैलती है। ओके, इसका नाम है इबोला आउटब्रेक। मुख्य रूप से इसका ये फैलता है, इसका नाम है इबोला आउटब्रेक। पूरा नाम इसका जो बीमारी का है इबोला आउटब्रेक। ओके, मुख्य रूप से अफ्रीका के देशों में देखा जाता है, ये अफ्रीका में फैलता है। सबसे ज़्यादा ये बीमारी कहाँ फैलता है? अफ्रीका में। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इबोला आउटब्रेक मुख्य रूप से कहाँ, किस देश में देखा जा सकता है, मतलब मेनली कहाँ ये फैलता है, तो ये अफ्रीका में होती है। ठीक है, सो इस बीमारी में तेज बुखार, कमजोरी, ब्लीडिंग जैसी समस्याएं होती है। तो ये भी पूछ सकता है कि इबोला आउटब्रेक जो बीमारी है इसमें इसका लक्षण क्या है, मतलब इसका हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसका है पहला, तेजी बुखार आता है, कमजोरी हो जाता है, वीकनेस, ब्लीडिंग होने लगता है। तो ये 3 कारण से हम इबोला को पहचान करते हैं अफ्रीका। ओके, सो WHO WHO के तो फुल फॉर्म आप जानते होंगे। WHO क्या करता है ये भी जानते होंगे आप लोग कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, लगातार इबोला को मॉनिटरिंग करता है क्योंकि यह तेज़ी से फैलने वाली बीमारी है। तो जब भी इबोला फैलता है अफ्रीका में तो ये WHO उसको क्लोजली मॉनिटर करता है। क्लोजली मतलब हर दिन का अपडेट, हर घंटे का अपडेट लेता है कि कितने ये बीमारी और कितने लोगों को संक्रमित किया, कितने लोगों में फैला, कितने लोग डेथ हुए, कितने लोगों और फैला, मतलब हर दिन का आंकड़ा वो कंट्रोल मॉनिटर करते हैं। ओके, ताकि उसका रोकथाम जल्दी से जल्दी किया जा सके, ज़्यादा व्यक्तियों को इम्पैक्ट ना करे और वो एक देश से दूसरे देश तक ना फैले। इसलिए वो WHO कंटिन्यूसली उसको क्लोजली मॉनिटर करता है। ओके, तो हेल्थ और इंटरनेशनल करेंट्स अफेयर और ये सब जो टॉपिक है ना ये बार बार पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन आपको ये जितने मैं तरीके से आपको एक्सप्लेन किया इसमें एक क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा कर आपको पूछेगा। आने वाले एग्जाम में ये 100% पूछेगा। आप इसको याद अच्छे से कर लेना। जिस टाइप से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, आप एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दो। अगर आपने एक बात को फॉलो किया तो आपका क्वेश्चन कैसे भी पूछेगा, आपको क्वेश्चन हो ही जाएंगे, एग्जाम में मिस नहीं हो पाएगा। और अगर आप केवल 1 लाइनर पढ़ रहे हो तो 1 लाइनर में क्या होता है ना कि वो क्वेश्चन एनालिसिस पे बनता है वो, बट एग्जामिनर किस टाइप से सोचता है उसका एनालिसिस हम थोड़ी कर पाएंगे। एग्जामिनर कहीं से भी कुछ भी उठा कर दे सकता है कि उसका डिस्क्रिप्शन के बारे में या पूरा एनालिसिस, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से कहीं से भी एक क्वेश्चन आपको दे देगा। ऑब्जेक्टिव MCQ, तो MCQ का मतलब ये है कि आपको उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर वो टॉपिक आप पूरे तरीके से नहीं जानते हो तो आप जो क्वेश्चन पढ़ के गए हो वो क्वेश्चन नहीं देगा तो आपका क्वेश्चन छूट जाएगा ना, आप तो कर ही नहीं पाओगे। तो करेंट अफेयर को भी आप पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ो, उसका बैकग्राउंड जानो, उसका हिस्ट्री जानो। हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री से कहीं भी से भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप फिर उसको क्वेश्चन भी कर पाओगे। अगर एक लाइन कोई पढ़ा रहा है और आप एक लाइन पढ़ के जा रहे हो तो मुश्किल है, क्योंकि वो जो चीज़ें वो टीचर एनालिसिस करके क्वेश्चन तैयार किया जिस टाइप से, उस टाइप से क्वेश्चन अगर नहीं आए तो फिर आप नहीं कर पाओगे ना। इसलिए जो भी है आप हिस्ट्रिकल, जो भी हिस्ट्री करे मतलब उसका हिस्ट्री के बारे में बताता है, पूरा बैकग्राउंड बताता है, वो चैनल के आप फॉलो करो
वहाँ पे पढ़ो, उस टीचर को फॉलो करो, वहाँ से पढ़ो, ताकि आपका मतलब कि पढ़ाने के तरीका में उसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। और उसका जिस टीचर से भी पढ़ रहे हो उसका नोट्स जरूर लो, जो वो नोट्स बनाया है उसका नोट्स जरूर लो, ताकि आप अपना टाइम नोट्स बनाने में बर्बाद मत करो, आप अपने रिवीजन पे टाइम लगाओ। ओके, सो जितना भी हमारा सीरीज चल रहा है करेंट अफेयर का, मेरे पास हर PDF है। आप जब भी मेरे को आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, ये फेसबुक पे मेरा पेज को फॉलो करो, और नहीं तो हमारा यूट्यूब चैनल पे आ जाओ। ओके, यूट्यूब चैनल सॉलर्स पे आओ, आप वहाँ पे मेरे को मैसेज ड्रॉप करो, हम आपको PDF एक मेल करके भेज देंगे। आप वहाँ पर मेरे को मेल ड्रॉप करो, मैं आपको मेल फ्री में मेल कर दूँगा। मैं PDF का मुझे कोई चार्जेस नहीं चाहिए, मैं कोई चार्जेस नहीं लगाता। तो जो भी पढ़ा रहा, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आ रहा, बट आपको मेरा जो क्वेश्चन तैयार किया हुआ है वो आपको सही लग रहा, आप मुझे मैसेज करो, मैं वो आपको डॉक्यूमेंट्स फ्री में शेयर कर दूँगा। ओके, सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। सो ये कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका ऑप्शन होगा C, 2030 का कॉमनवेल्थ का गेम का मेजबानी भारत करने वाला है। ओके, सो इसका ऑप्शन होगा किसका ऑप्शन नंबर C है। ओके, तो भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 को होस्ट करने का अवसर मिला है, या भारत की स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल रिपुटेशन की दृष्टि से बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। ओके, कॉमनवेल्थ आप जानते हो कि कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप क्या होता है, उसमें वेट लिफ्टिंग होती है। तो वो सभी देश के लोग हमारे देश में आने वाले हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे देश के लिए है कि अब हमारा देश स्पोर्ट्स में भी मतलब डिफरेंट स्पोर्ट में भी मतलब कि अव्वल रहेगा, मतलब ये अपना पहचान बना रही है। जैसे कि पहले हमारे पास क्रिकेट था, क्रिकेट के दृष्टिकोण से हम लोग देखते थे कि क्रिकेट से ही हमारा देश का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जान पहचान बन रही थी, बट अब ऐसा नहीं है। अब दूसरे गेम में भी हमें उतना ही भागीदारी मिल रही है जितना कि क्रिकेट में, और दूसरे गेम को भी बढ़ावा हमारे देश में उतना ही मिल रहा है जितना कि क्रिकेट को। तो ये भी बहुत बड़ी अच्छी टॉपिक है। आप इस क्वेश्चन को भी आप देखना, ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है, देखने को मिल नहीं सकता है, ये बहुत बार पूछने वाला है ये क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ना। इससे क्या होगा कि हमारा देश के बारे में लोग जानेंगे, लोग यहाँ पर विजिट करने आएंगे। तो इस गेम या कोई भी चीज़ें को अगर हमारी कंट्री, कोई भी कंट्री होस्ट करती है, तो वहाँ सबसे ज़्यादा टूरिज़्म, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ावा होता है, क्योंकि लोग वहाँ पे विजिट करने आते हैं, वो देश के देखते हैं, वहाँ के गांव को देखते हैं, वहाँ के अलग अलग सिटी को देखते हैं। तो इससे सबसे ज़्यादा हमारा जो टूरिज़्म है, टूरिज़्म पे हमारा ज़्यादा फोकस होता है, और टूरिज़्म से हमें ज़्यादा रेवेन्यू भी मिलते हैं, क्योंकि दूसरे देश का पैसा हमारे देश में बढ़ जाते हैं। तो इसके कारण लोग, कोई भी कंट्री चाहता है कि हमारा देश में सबसे ज़्यादा लाइक कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज हो जो कि लाइक इंटरनेशनल लेवल पे हो, ताकि एक कंट्री दूसरे कंट्री को जाने, वहाँ पे वो विजिट के लिए आए, एज ए टूरिस्ट बनकर आए। तो वो अच्छा रहता है कि वहाँ पे टूरिज़्म को बढ़ावा मिलता है, और वहाँ से ज़्यादा मतलब इनकम भी होता है। साथ ही साथ रोजगार मिलेगा। रोजगार इन द सेंस क्या होगा कि अब जितने लोग आ रहे हैं, तो कोई होटल में रहेंगे, फिर वो टूर एंड लाइक कहीं भी ट्रेवल करेंगे, तो उनके पास अपनी गाड़ी नहीं होगी, तो वो इंडिया का ही सब कुछ यूज करेंगे, तो जो हमें वहाँ से भी पैसा मिलते हैं, तो वो एक टाइप का हमें रोजगार दे रहे हैं। जितने दिन भी हमारे लाइक ये गेम या कोई भी इवेंट इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा, तो जो यहाँ के लोग आते हैं, वहाँ से आना जाना, खाना रहना, वो सभी के पैसा होते हैं, तो वो पैसा देते हैं, उससे एक टाइप का रोजगार ही है, ठीक है। और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा। भारत पहले 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी कर चुका है, तो ये भी पूछ सकता है कि लास्ट टाइम भारत कब
कॉमनवेल्थ गेम का मेजबानी किया था, तो 2010 से। ओके, सो ये देखिए ये बेनिफिट आपको मिलने वाला है। अगर मैं डिस्क्रिप्शन पढ़ा रहा हूँ इसका हिस्ट्री के बारे में, तो आपको यहाँ पर हर चीज़ मिल जाएगा कि कब होने वाला है नेक्स्ट जो कॉमनवेल्थ का मेजबानी होने वाला है वो कौन करेगा, तो भारत करेगा। कब पिछले बार कभी किया था या नहीं किया था, तो हाँ जब किया था तो कब किया था, तो 2010 में। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि पहले कितने बार किया था, अभी कब करने वाला है, ठीक है। उसमें ये भी पूछा जा सकता है कि कॉमनवेल्थ देशों की संख्या कितना है। कॉमनवेल्थ 56 देश है, इसमें पूरा 56 देश हमारे भारत में आने वाले हैं 2030 में, जो कॉमनवेल्थ का गेम्स होने वाला है। ओके, तो पूरा का पूरा 56 देश हमारे ये कॉमनवेल्थ। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कॉमनवेल्थ देशों की संख्या कितनी है, तो 56 है। तो यहाँ से आपको 4 से 5 क्वेश्चन निकल के आ गए, राइट। तो ये 4-5 क्वेश्चन आ गए ना, तो इससे ज़्यादा नहीं आपसे पूछेगा। अगर पूछेगा भी तो आप उसको आंसर कर पाओगे, क्योंकि आपके बैकग्राउंड के बारे में आपको पता है। इसका ये भी पूछा जा सकता है कि कॉमनवेल्थ का जो कॉमनवेल्थ है उसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो कॉमनवेल्थ का हेड क्वार्टर कहाँ है, लंदन में। ओके, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो इस टाइप से पढ़ने से आपको क्या हो जाएगा कि मतलब एक नज़र में एक बार अगर PDF ओपन करके देखोगे तो आपको पूरा का पूरा चीज़ें मिल जाएगा, और आपको हर टाइम रिवीजन पे रहेगा, मतलब हर टाइम आपको याद रहेगा, कभी भूल नहीं पाओगे। तो इस तरीके से पढ़ने से क्या होगा कि आपका टाइम भी बचेगा, क्वेश्चन भी मिस नहीं होगा। किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछे आपसे आने वाले एग्जाम में आप आंसर कर सको। अगर मैं एक लाइन पढ़ाता कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी कौन करेगा, भारत, आपको पता नहीं है कि इसके, तो चलो ठीक है, ये क्वेश्चन तो हमने पढ़ा दिया, बट ये क्वेश्चन पूछा नहीं, कुछ और भी पूछ देता कि कॉमनवेल्थ देशों की संख्या कितना है। अगर आपको पता नहीं तो वो तो बता ही नहीं पाओगे ना। और मैं एक क्वेश्चन करूँगा तो ये बहुत ज़्यादा जाएगा। तो मैं इसलिए कोई भी क्वेश्चन के रिलेटेड मैं उसका हिस्ट्री भी बताता हूँ, बैकग्राउंड भी बताता हूँ कि क्या है नहीं है। तो जब भी आप ओपन करो तो एक ही झलक में आपको एक ही जगह पे सब चीज़ मिल जाए, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रहेगा। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन और फोर्थ, लाइक UPSC 2026 में कौन सी नई तकनीक व्यवस्था लागू हुई है। भाई ये MVVI है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम UPSC जैसे लेवल, जो हमारा इंडिया का नंबर 1 एग्ज़ाम होता है, नंबर 1 लाइक नौकरी है, वाइट कॉलर जॉब है, वो UPSC से ही मिलता है। लाइक SP DSP जो भी हो, बड़े बड़े पोस्ट के लिए वो UPSC से ही निकलते हैं। तो उसमें ये अभी क्या हो गया है कि एक तकनीक लाया है जो AI बेस्ड वेरिफिकेशन है। जो आपका वेरिफिकेशन होगा ना, अब AI करेगा। पहले क्या होता है, बायोमेट्रिक या फिर मैनुअल ऐसा होता था कि आपका फेस मिलाना फ़ोटो से, फिर आपका ये चेक करना लाइक एडमिट कार्ड। अब वो कोई कुछ नहीं करेगा, सब AI करेगा। और AI पता है कि AI में कोई भी छेड़खानी नहीं होती। अगर AI एक टूल है जिसमें बहुत सारे फंक्शन लिखे रहते हैं। वो फंक्शन को कोई एक बार भी डिस्ट्रॉय करेगा तो वो पूरा का पूरा फंक्शनलिटी ख़राब हो जाएगा और वो वर्क भी नहीं करेगा प्रॉपर से। तो ये टूल प्रॉपर वर्क करता है। ओके, सो AI आ जाने के बाद थोड़ा ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा हो जाएगा आपका एग्ज़ाम में। जैसे कि अभी मुद्दा है हमारे पेपर लीक, और ऑब्वियस सी बात है कि ये पेपर लीक हमारे देश में बहुत बड़े लेवल पे हो रही है। हर एक एग्ज़ाम में पेपर लीक हो जा रही है। नहीं, कितना बार तो बाहर आता है, कितना बार नहीं आता है। तो वो पेपर लीक का इससे मैं तो 100% श्योर नहीं कर सकता कि AI वेरिफिकेशन या AI आने के बाद 100% आपका पेपर लीक रुक जाएगा, नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, थोड़ा ट्रांसपेरेंसी हो जाएगा, फेयरनेस बढ़ जाएगा, क्योंकि वो AI ऐसा नहीं है कि कोई ह्यूमन बैठा है, कोई आदमी बैठा है कि इसको जाने देगा, 1 मिनट लेट होने पर उसको नहीं जाने देगा, 1 मिनट लेट होने पे इसका मंत्री का बेटा है तो जाएगा वो। अगर मशीन को सेट कर दिया, अगर उसको फिर छेड़छाड़ नहीं किया, तो सबके लिए रूल बराबर होगा। अगर किसी को राइट टाइम पे, अगर 10 AM का मेरा एग्ज़ाम है तो 10 AM में ही एंट्री देगा, दैट मीन्स 10 AM में ही एंट्री देगा। 10 AM के बाद 1 सेकेंड भी ज़्यादा होगा तो वो नहीं देगा।
ठीक है। तो ये एक टाइप का टूल है, टूल बन जाने के बाद वो टूल का जो टाइम सेट करता है, जो वेरिफिकेशन लगाते हैं हम, वो वेरिफिकेशन प्रॉपर वर्क करती है जब तक उसको छेड़छाड़ ना करें। और जब कोई ह्यूमन इंटरफेयर करेगा मशीन में, तो मशीन होती है, कुछ भी करोगे तो फिर तो जो उसके साथ छेड़छाड़ करोगे वो फिर काम करना बंद कर देगा। तो अगर सच में यूपीएससी ने ये कदम उठाया है, बहुत सराहनीय है और आने वाले एग्ज़ाम यूपीएससी बहुत बेस्ट होने वाला है। ये मैं कह सकता हूँ कि ये फुल ट्रांसपेरेंसी रहेगा और सबको इक्वल लाइक पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। ओके, सो एआई टेक्नोलॉजी का उपयोग चीटिंग और फेक आइडेंटिटी रोकने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, फेक आइडेंटिटी मतलब आपको पता ही है कि मतलब आपका फ़ोटो कोई और लगा के कोई और एग्ज़ाम देने जा रहा है, आप बाहर बैठे हो, आपके एग्ज़ाम कोई और देकर आ गया, तो वो इसमें पकड़ा जाएगा, क्योंकि एआई प्रॉपर चेक करता है कि कौन सा क्या इसमें लाइक टेम्पर किया गया है फ़ोटो को, या फ़ोटो को डिलीट किया गया है, फ़ोटो को हटाया गया है, जो फ़ोटो हम एग्ज़ाम भरने टाइम दिए थे वो फ़ोटो हटा करके दूसरे फ़ोटो लगा के आप एग्ज़ाम दे रहे हो। तो यहाँ पे बहुत चीज़ें को प्रॉपर तरीके से वेरीफाई करेगा और थोड़ा सा भी अगर 0.001% भी उसको मैच नहीं करेगा वो यहाँ पर रिजेक्ट कर देगा। टूल का काम यही है कि उसका एग्जैक्ट वैल्यू मिलना चाहिए। इफ़ अगर हम लोग लगाते हैं इफ़ 1 इक्वल टू 1 then it will work for 1 only, not like 1.1, no, that time it will fail। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगा टूल में। सो ये डिजिटल गवर्नेंस और टेक्नोलॉजी एडमिनिस्ट्रेशन का महत्वपूर्ण उदाहरण है। ओके, एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। ओके, सो ये क्वेश्चन MBBI है, आने वाले कई एग्ज़ाम में मिलेगा। अगर एआई अगर दूसरे एग्ज़ाम में नहीं मिल रहा तो लेकिन बट यूपीएससी और बीपीएससी या स्टेट लेवल जो पीएससी होता है इसमें ज़रूर ये क्वेश्चन पूछेगा। आप ये लिख के ले लो, MBBI है, आप इसी तरीके से पढ़ना। और जितना एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ज़्यादा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ मेरा एक्सप्लेनेशन सुनो। अगर आपको डाउट है आप मुझे पिन करो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, फेसबुक पे करो, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, जहाँ भी आपको जो सुविधा आपको अच्छा लग रहा है आप वहाँ पे मैसेज करो। मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगा, मैं आपको डाउट क्लियर करूँगा, आपका जो भी डाउट है मैं एक एक क्लियर करूँगा। ओके, और आपको PDF चाहिए तो मैं तो बोल ही रहा हूँ कि मैं PDF फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, आप बस मुझे मैसेज करो। सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। QAD का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जैसे कि हम पहले ही क्वेश्चन में बात किए हैं कि मुख्य उद्देश्य है इंडो स्पेसिफिक क्षेत्र में सहयोग। इंडो स्पेसिफिक देश कौन कौन है? इंडो स्पेसिफिक क्षेत्र में सहयोग। इंडो स्पेसिफिक क्षेत्र कौन कौन सा है? तो फ्री, ओपन और सिक्योर बनाए रखना। इसका मतलब कि इसका मेन ही उद्देश्य है कि फ्री रहे, ओपन रहे और सिक्योर रहे। सो ग्रुप मेरीन टाइम सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, सप्लाई चेन्स रेजिलेंस पर कार्य करता है। ठीक है, सो मेन यही है कि मेरीन टाइम, साइबर सिक्योरिटी एंड सप्लाई चेन। ओके, सो ये 3 ही मेन है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है जो कि मैंने पहले भी पढ़ा है। और किस लिए महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि चीन ने के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस और बैलेंस करने के लिए QAD को महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है कि क्यों इतना, मतलब कि QAD है इसका इतना इम्पोर्टेंस क्यों है? तो चीन के बढ़ते इन्फ्लुएंस, चीन, ओनली चीन। तो ये क्वेश्चन आपको पूछेगा कि क्यों, मतलब कि इंडो स्पेसिफिक क्षेत्र में कौन कौन से सहयोग क्षेत्र में सहयोग है। इंडो स्पेसिफिक 4 कंट्री है। उसका इंडो स्पेसिफिक क्या होता है? फ्री, ओपन और सिक्योर बनाए रखने के लिए एक ग्रुप है। ठीक है, इंडो स्पेसिफिक रीजन को फ्री, ओपन एंड सिक्योर बनाने के लिए ग्रुप है। उसमें मरीन टाइम सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी है, चैन सप्लाई लाइक चैन रेजिलेंस लाइक सप्लाई चैन। सो सप्लाई चेन के बारे में तो आपको पता ही है कि लाइक इंपोर्ट एक्सपोर्ट या एक दूसरे कंट्री को अपना माल को बेचना, उसको खरीदना। तो ये तीनों को
कंटिन्यूस बैलेंस करने के लिए क्यूएडी एक ग्रुप बनाया गया जिसमें 4 देश है, ठीक है, इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, चीन। ओके, तो इसका मेन उद्देश्य किस लिए रहता है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये क्यों है, तो चीन के बढ़ते इन्फ्लुएंस के कारण, ठीक है, चीन का जो इन्फ्लुएंस है वो ज़्यादा बढ़ता है, इसलिए इसको रखा गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। सो ये तो सभी को पता है, नोट लाइक ये करंट अफेयर है, ये तो सभी को पता है कि क्या है नहीं है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है भाई। तो ये क्वेश्चन तो स्टैटिक मानो, ये क्वेश्चन इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा नहीं जा सकता है, बट हाँ ये नहीं पूछा जा सकता, लेकिन आपको ये पूछा जा सकता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 में। ये भी करंट अफेयर नहीं है, स्टैटिक जीके है, बट ये पूछा जा सकता है कि 1 अप्रैल 2035 में हुई थी आरबीआई का स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी है, इसका ऑप्शन नंबर बी मुंबई है। ओके, इसका स्थापना कब हुआ था, ये 1 अप्रैल 1935 में हुआ था, ठीक है। आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है, करेंसी इशू करना, जो हमारा पैसा आता है, जो हमारे पैसा चलते हैं इंडिया में, वो आरबीआई इशू करता है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी नियंत्रण करना, ठीक है, हर एक लाइक कोई भी कंपनी को पैसा देना है या कोई बैंक खोलना चाहता है या कोई भी बैंक लाइक पैसा के रिलेटेड जो भी इसका रहेगा वो सब आरबीआई देखेगा। ओके, बैंकिंग सिस्टम रेगुलेटर, कौन सा बैंक कैसे चलेगा, अगर कोई बैंक है तो बैंक अगर कहीं भी, हमारे इंडिया में तो एक ही गवर्नमेंट बैंक है, ठीक है, आरबीआई, तो आरबीआई ही सबको अलाउ करता है, जितने बैंक आप देख रहे हो लाइक HDFC, ICICI बैंक, जो भी बैंक है सभी को नियंत्रण कौन करता है, आरबीआई। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि हमारे आरबीआई का मुख्य कारण क्या है, या आरबीआई हमारे भारत देश से मतलब कि मुख्य बैंक सरकारी बैंक कौन सा है, तो आरबीआई है, इसके अंडर सभी बैंक चलता है और सभी बैंक प्राइवेट बैंक है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इंडिया अफ्रीका समिट स्थगित होने का कारण क्या था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन आप ये क्वेश्चन को मैं MBBI में कर सकता हूँ इसको, ओके, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। अभी जो इंडो स्पेसिफिक ये स्थगित किया है, इबोला आउटब्रेक के कारण किया गया है, क्योंकि ये बीमारी संक्रमण से फैलता है और अफ्रीका में भी ये बीमारी फैला हुआ है, तो इसको ना बढ़ने के या दूसरे देश में ना फैले, इसलिए दूसरे देश इसको अभी के लिए स्थगित कर दिया। तो अफ्रीका में इबोला आउटब्रेक बढ़ने के कारण इंडिया अफ्रीका समिट को स्थगित किया गया है। समिट भारत की और अफ्रीका देशों के बीच व्यापार, स्वास्थ्य और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए आयोजित की जाती है। इंटरनेशनल रिलेशनशिप हेल्थ दोनों को महत्वपूर्ण खबर है, ठीक है। तो ये भी आप पूछा सकता है कि इंडिया और अफ्रीका समिट स्थगित होने का कारण क्या है। ये समिट होने वाला था इंडिया में, दिल्ली में होने वाला था, जो कि इंडिया ने अभी उसको स्थगित कर दिया है, क्योंकि इबोला आउटब्रेक अभी अफ्रीका में बहुत ज़्यादा फैल चुका है, इसलिए उसको रोकने के लिए या हमारे देश में वो बीमारी, वायरल बीमारी हमारे देश में ना आ जाए, इसलिए हमारे मंत्रालय ने, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में ने इससे डिसाइड किया कि अभी होल्ड करो, अभी थोड़ा दिन के लिए होल्ड कर दिया, स्थगित कर दिया गया, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि क्यों स्थगित किया, तो इबोला आउटब्रेक के कारण किया है, ठीक है। और इसमें कौन कौन देश के बीच था, ये तो इंडिया और अफ्रीका के बीच था। इसमें डिस्कशन क्या होने वाला था, तो सबसे पहला है व्यापार, जो हम व्यापार करते हैं एक दूसरे देश के साथ, उसके बारे में स्ट्रेटेजिक प्लान करना, कैसे हम लोग आगे और अपना बिजनेस को बढ़ा सकते हैं एक दूसरे देश में, हम एक दूसरे देश के साथ कैसे रिलेशन और बिल्ड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें के बारे में डिस्कस करना था उनको। और उसके साथ साथ ही स्वास्थ्य, हमारा जो स्वास्थ्य सिस्टम है, या मेडिसिन्स है या मेडिकल इक्विपमेंट्स है, हम कैसे हमारा जो मेडिसिन है वो अफ्रीका में मैं कैसे सप्लाई करूं, मेरा सप्लाई चेन कैसे बढ़े, ये सारी चीज़ें के बारे में डिस्कस होने वाला था, ठीक है। और साथ ही साथ सुरक्षा, जैसे कि हमें
हम जितना भी हमारा DRDO डिफेंस सिस्टम में काम कर रही है, हम उसको कैसे सेल के लिए बेचें, उस अफ्रीका को बेचें, जैसे फाइटर प्लेन या कोई गन्स जो भी हो सुरक्षा के मामले में, उसको हम इसको अफ्रीका को देंगे। अफ्रीका के पास जो भी गन्स फैक्ट्री लाइक अफ्रीका में बहुत अच्छे अच्छे गन बनते हैं, जो कि हमारे NSG कमांडो या हाई प्रोफाइलिंग का जो हमारा डिफेंस सिस्टम है वहाँ यूज किया जाता है। ठीक है, तो उसका डील करने के लिए या उसका सप्लाई चेन बढ़ाने के लिए या प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए गुड क्वालिटी के हमें वो प्रोडक्ट चाहिए, इस सब के बारे में डिस्कस करना था, ताकि हमारा सुरक्षा सहयोग सुरक्षा जो सिक्योरिटी है और बढ़े। ओके, सो इसके कारण ये सब के 3 पॉइंट को चर्चा के लिए इंडिया अफ्रीका का समिट था, जो कि दिल्ली में होने वाला था, फिलहाल अभी स्थगित कर दिया है, क्योंकि इबोला आउटब्रेक एक वायरल बीमारी अभी अफ्रीका में फैल रहा है। सो उसको रोकने के लिए कि अफ्रीका से इंडिया ना आ जाए, इसलिए इबोला आउटब्रेक को स्थगित किया गया है। ओके, सो इतना से ज़्यादा आपको क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है जिस करेंट्स अफेयर में, एटलीस्ट करेंट्स अफेयर में इतना से जाके बाहर नहीं पूछ सकता है कि अगर आपको उसके बारे में आगे पीछे रीज़न सब चीज़ पता हो तो फिर वो नहीं पूछेगा। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इंडो स्पेसिफिक शब्द किससे संबंधित है? ठीक है, तो समुद्री और रणनीतिक क्षेत्र, मरीन टाइम और राजनीतिक, कैसे व्यापार बढ़ा है, मैंने व्यापार और समुद्री को लेकर है। सो इंडो पैसिफिक रीजन हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के आसपास के देशों को दर्शाता है। ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन जो हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, जो कि 4 देश है। ठीक है, तो उस रीजन को ये रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो उसको इंडिया स्पेसिफिक रीजन कहते हैं। ओके, तो आसपास देशों को दर्शाता है। यह क्षेत्र ग्लोबल ट्रेड, लाइक ट्रेड जो हम करते हैं, जैसे कि मैं पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था कि हम जो ट्रेड करते हैं, हम अपना पैसा, जो हमारा पैसा इंडिया का जो रुपया करेंसी है, वो डायरेक्ट दूसरे देशों में नहीं चलता है, डॉलर चलता है, क्योंकि डॉलर में सब ट्रेड होता है, इसलिए डॉलर बढ़ने से हमारा रुपया घटता गिरता है, डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारा रुपया पर बढ़ता है। क्यों गिरता है? क्योंकि अगर डॉलर के 96 रुपया 96 हो गया, ठीक है, 1 रुपया पर इक्वल टू 96 हो गया, दैट मीन्स हमारा 1 रुपया, हमारा 96 रुपये उसका $1 की कीमत के बराबर है। तो हम कोई भी सामान खरीदने जाएंगे, तो अगर हम $500 या $5 के खरीद रहे हैं, तो अराउंड 45 साढ़े 400 500 रुपये के हम उसको सामान दे रहे, पैसा दे रहे हैं। तो इसलिए अगर वो बढ़ता है तो हमारा देश का करेंसी घटता है। ठीक है, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, नॉट लाइक इनवर्स प्रोपोर्शनल या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल, ऐसा कुछ नहीं है। वो बढ़ेगा तो हमारा रुपया गिरेगा ही गिरेगा। सो इसमें ग्लोबल ट्रेड होता है, स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। ओके, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया इस क्षेत्र का सहयोग बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। जो इसमें 4 देश हैं, सबसे ज़्यादा ये लोग ही इस पे सहयोग बढ़ाने की जोर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये 4 कंट्री है। AI का पूरा नाम क्या है? ये तो सभी को पता होगा, ये सबसे इजी क्वेश्चन है। इसका नाम है, पूरा नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। ओके, सो AI का उपयोग तो अभी सभी क्षेत्र में लगभग यूज हो रहा है। एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, बैंकिंग हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, सिक्योरिटी हो, सभी जगह अभी आपको AI देखने को मिल रहा है। और जहाँ भी अभी तक AI नहीं पहुँचा है, तो बहुत जल्द AI वहाँ पर भी आ जाएगा। ओके, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सो ओके, ये भी क्वेश्चन आपको MBBI है। ये क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम में, कई एग्ज़ाम में आपको दिखने को मिलेगा। ये 100% श्योर है, आप इसको लिख के ले लो। ओके, 100% श्योर है ये क्वेश्चन आएंगे। सो आपको ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछ सकता है कि द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया, द स्टोरी ऑफ PN पानीकर पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको PP सत्यान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर B। ये पुस्तक किसके द्वारा जारी किया गया? तो अपना जो 22 प्रेसिडेंट है, उनके द्वारा ये पुस्तक को जारी किया गया। तो ये 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, और ये क्वेश्चन आने वाला है, आपको कई एग्जाम में देखने को मिलेगा। UPSC प्रीलिम्स 2026 का विशेषज्ञों ने कैसा बताया? तो ये अप्रत्याशित और कठिन बताया, मतलब एनालिटिकल है, अनएक्सपेक्टेड था।
वो इसलिए ऐसा टाइप का क्वेश्चन बताया। तो ये सब क्वेश्चन हाल फिलहाल ज़्यादा नहीं पूछेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ वन रिवीजन के तौर पे इसको आप देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम करेगा। सो बट इसका ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं था। तो भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन की मेजबानी मिली है? जैसे कि अभी हम बताएं कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 में भारत को मिला है। सो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में मतलब प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस किए, ठीक है। सो इसका मतलब कि जो कार्यक्रम आयोजित करेगा ये कौन करने वाला, तो आईआईटी गुवाहाटी को मिला है, ठीक है। आईआईटी गुवाहाटी में इस उपलब्धि का पर विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ है, ठीक है। तो इसका जो पूरा कार्यभार देखेगा वो आईआईटी गुवाहाटी देखेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है आपको कि जो इसमें उपलब्धि पर विशेष कार्यक्रम, जो उपलब्धि मिला है, जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 को होस्ट करने का हमें अवसर मिला है, इसका कार्यक्रम का आयोजित कौन करने वाला है, तो आईआईटी गुवाहाटी। इसका ये क्वेश्चन आएगा, इसको आप देख लेना, 100% श्योर ये क्वेश्चन आएगा आईआईटी गुवाहाटी वाला। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ईयर की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। सो यूपीएससी 2026 में कौन सी नई व्यवस्था लागू किया है? ऑप्शन नंबर बी है आपका, एआई बेस्ड वेरिफिकेशन सिस्टम लाया गया है। सो ये क्वेश्चन तो हम पहले भी बहुत ब्रीफ डिस्क्राइब किए, पिछले वाले क्वेश्चन में आप जाएं और उसका पूरा डिस्क्रिप्शन देखें। सो आरबीआई का बैलेंस शीट फाइनेंशियल ईयर 2026 से बढ़कर कितना गुना हुआ, तो कितना इसको बेनिफिट हुआ? आरबीआई का बैलेंस शीट जो होता है वो बढ़ के चला गया है 91.97 लाख करोड़, ओके, इतना बेनिफिट हुआ। हाँ, भले हमारे आम जनता को परेशानी झेलना पड़ रहा है, आम जनता को लग रहा महंगाई, बट नहीं, आरबीआई को बढ़ रहा है। आरबीआई सरप्लस ट्रांसफ़र बड़े अमाउंट को अपना सेंट्रल गवर्नमेंट के दे रहे। सेंट्रल गवर्नमेंट वो पैसा हम पर लगाएगी कि नहीं लगाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में डालेगी कि नहीं डालेगी, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड है। लेकिन ये सरप्लस ट्रांसफ़र अमाउंट बहुत बड़े अमाउंट अभी तक के सरकार में दिया गया, 2.86 लाख करोड़, जो कि पिछले दिन हमने डिस्कस किया था। फिर भी अगर हमारी महंगाई कम नहीं होगी तो सरकार कहीं ना कहीं वो चीज़ें को देख रही होगी कहाँ उसको लगाना है, ठीक है। सो आरबीआई बैलेंस शीट में बड़ा विस्तार दर्ज हुआ, सबसे पहली बार हिस्ट्री में, ये 75 सालों में सबसे बड़ा हिस्ट्री क्रिएट हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2026 में। ये क्वेश्चन भी आपको एमवीबी आई, ओके, क्योंकि ये सब फर्स्ट टाइम हुआ है, तो फर्स्ट टाइम वाला क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आरबीआई द्वारा कंटिजेंट रिस्क बफर में कितना ट्रांसफ़र किया गया? कंटिजेंट मतलब टाइम प्रोड, कितना ट्रांसफ़र किया गया है? 1.09 लाख करोड़। ये क्वेश्चन भी आपको पूछेगा, एमवीबी आई है, ये भी क्वेश्चन आप देखना, ओके। सो आरबीआई ने सीआरबी को किसको मजबूत करने के लिए, ये भी पूछ सकता है कि आरबीआई ने किसको मजबूत करने के लिए 1.09 लाख करोड़ कंटेजेंट रिस्क बफर ट्रांसफ़र किया है, तो सीआरबी को मजबूत करने के लिए, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्यूएडी फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली में क्या हुआ? इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री नई दिल्ली में क्वाड मीटिंग करेंगे, ठीक है। क्वाड का 4 मेंबर है, कौन कौन है? क्यूएडी का मेंबर कितने हैं? 4 देश है अपना, इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17। तो क्यूएडी फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग कहाँ करेंगे? नई दिल्ली में करेंगे। इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री नई दिल्ली में आएंगे, ठीक है। सो ये सब आपको क्वेश्चन पहले भी करा चुके हैं, बस हाई लेवल आप देखना कि फोकस एरिया क्या क्या है। तो इंडो स्पेसिफिक सिक्योरिटी, ओके, जो प्रशांत महासागर, हिंद महासागर के आसपास का देश के उस रीजन को सिक्योरिटी देना। चाइना इन्फ्लुएंस का बढ़ावा जो कर रहा है उसको, मैरीन टाइम कॉरपोरेशन देखना है, साइबर सिक्योरिटी देखना है। तो ये सब फोकस एरिया पर फोकस है, ठीक है। जो क्वाड का मीटिंग होना है वो इस सब 4 पॉइंट पे डिस्कस होना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
इंडिया पे अफ्रीका समिट पोस्टपोन क्यों गया है, हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। इबोला आउटब्रेक के कारण इंडिया अफ्रीका फॉर्म समिट को स्थगित किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या था, इबोला एक वायरल डिसीज है, मोस्टली अफ्रीका रीजन में है, WHO को कंसर्न है। ओके, तो एग्जाम इम्पोर्टेंस से ये तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो कि मैंने बहुत पहले बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हूँ। आप इस क्वेश्चन को छोड़ना मत, ये क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे, ठीक है। आप किस टाइप से पूछेगा नहीं पता, बट घुमा घुमा कर पूछेगा, ये क्वेश्चन पूछेगा। आने वाले 1 साल तक ये क्वेश्चन घूम कर आएगा, कई एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, कहीं डायरेक्ट भी मिलेगा, कभी इनडायरेक्ट मिलेगा, कभी घुमा कर पूछेगा, बट ये क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। तो आप इसे अच्छे से पढ़ लो। ओके, सो हम क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। ये तो पहले भी हम बात कर चुके हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स 2023 में क्या हुआ। इंडिया कॉमनवेल्थ गेम्स 2023 को होस्ट करने का मौका मिला है। इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी, रोजगार एवं टूरिज्म बूस्ट करेगा। सो जो कि ये 3-4 पॉइंट हैं। ये जो भी कंट्री अगर कोई भी इवेंट करता है उसमें ये 3-4 पॉइंट के कारण ही करता है, ताकि वो कंट्री का रेवेन्यू जनरेट हो ये सब एरिया से। ओके, तो हम क्वेश्चन 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, यूपीएससी में AI बेस्ड वेरिफिकेशन सिस्टम क्या है। सो यूपीएससी में AI वेरिफिकेशन सिस्टम है ट्रांसपेरेंसी रिफॉर्म लागू करना, ठीक है। सो अब क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। सो सेम ही क्वेश्चन है यूपीएससी के, केवल घुमाकर पूछा गया है, तो आप इस क्वेश्चन को भी देख लेना। क्वेश्चन नंबर 22, क्यूएड का मुख्य उद्देश्य क्या है। इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन, लाइक हिंद महासागर, प्रशांत महासागर के आसपास के देशों को सुरक्षित करना। आरबीआई सरप्लस ट्रांसफर किससे संबंधित है, इंडिया इकोनॉमी, ठीक है। इबोला किस प्रकार का बीमारी है, इबोला किस प्रकार की बीमारी है, वायरल डिसीज है आपका। आरबीआई सरप्लस ट्रांसफर, इंडियन इकोनॉमिक, ठीक है। यूपीएससी 2026 में किस तकनीक का उपयोग, AI वेरिफिकेशन। कॉमनवेल्थ 2023 होस्ट कौन कंट्री करेगा, इंडिया करेगा। सो ये सब सारी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आने वाले कई एग्जाम में। तो आप इस सबको 1 लाइनर में इस टाइप से आप क्या रख सकते हो, ठीक है। जैसे कि हम डिस्कस किए थे कि क्यूआरडी समूह में कुल कितने देश शामिल होने वाला है, तो 4, ठीक है। 4 देश समूह होगा, कौन कौन होगा, इंडिया होगा, जापान होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा और यूएसए होगा। इबोला बीमारी मुख्य रूप से किस महाद्वीप में फैली है, अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका में फैला हुआ है। आरबीआई सरप्लस ट्रांसफर किससे संबंधित है, बैंकिंग एंड अर्थव्यवस्था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी ये तो भारत करने वाला है। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, सो आपको 1 लाइनर भी क्लियर में दे रहे हैं, मैं हिस्ट्री के साथ भी बताया हूँ, इसलिए रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। तो आपको जैसे ये अगर आप 1 झलक भी देखोगे तो भी आपका रिवीजन शॉर्ट टाइम में हो जाएगा, विदिन सेकेंड हो जाएगा। ओके, सो क्यूएडी का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका क्यूएडी का मुख्य उद्देश्य है इंडिया स्पेसिफिक क्षेत्र में सहयोग। ये भी ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि मैंने पहले ही पूरा इस पे डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये आपको बस इसलिए दे रहा हूँ ताकि रिवीजन में जल्दी से जल्दी आपका रिवीजन हो जाए, कभी भूल नहीं पाओ। ओके, कम टाइम में रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करो, इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में भी आपको देना स्टार्ट किया। सो आपका ये इबोला किस प्रकार की बीमारी है, ये वायरल बीमारी है, ठीक है। सो क्यूएडी का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये तो पता ही है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप इस सब को देख लेना। ये मैं बस रिवीजन पर्पज से डाल दिया हूँ डबल कि आपको 1 लाइन में भी जल्दी से जल्दी याद हो सके। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। क्यूएडी के बैठक 2026 में कहाँ आयोजित होने वाला था, नई दिल्ली में होने वाला था, ठीक है। इंडिया स्पेसिफिक शब्द किससे संबंधित है, समुद्री और रणनीतिक क्षेत्र के। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37, आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है, देश की मौद्रिक रणनीति को नियंत्रण करना। क्यूएडी का संबंध किस क्षेत्र से, इंडिया स्पेसिफिक रीजन।
ये बोला किस जीव से फैलने वाली बीमारी है, फ्रूट बट्स। ओके, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ये बोला किस जीव से फैलने वाली है, ये बोला जो बीमारी है किस जीव से फैलती है, तो फ्रूट बट्स। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सी है, भारत का सेंट्रल बैंक है RBI। ये बैंक ही सभी बैंक को ऑपरेट करते हैं। जितने भी बैंक आप अलग अलग बैंक देखते हो, टोटल ये बैंक से लिंक है। ये बैंक ही रेगुलेट करता है, ये बैंक ही सभी को मंजूरी देती है बैंक खोलने की। ठीक है, क्या वेरिफिकेशन किस परीक्षा में लागू हुआ, UPSC 2026। हम क्वेश्चन नंबर अब 41 भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सा क्षेत्र हमारे लिए, मतलब कौन कौन सा टॉपिक 100% एग्जाम एक्सपेक्टेड टॉपिक कौन कौन सा है। तो 100% एग्जाम एक्सपेक्टेड टॉपिक है हमारा इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन, जो कि आपने मेरा पूरा ये 5 टॉपिक जो है ना, ये 5 टॉपिक ही इम्पोर्टेंट है करेंट अफेयर में, जो कि मैं आप देखोगे हर एक सेशन में, हर सेशन में आप मुझे देखोगे तो ये 5 पॉइंट ही हम कवर करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही यहाँ से आता है। मैं फालतू की चीज़ें कंटेंट में नहीं डालता हूँ, मैं वही डालता हूँ जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ओके, सो आप बस जो कंटेंट मैं दे रहा हूँ उस कंटेंट को फॉलो करो। आप बस एक एग्ज़ाम में या पिछले पेपर कोई दे कर आया उस पेपर से मैच करके देखना, आपको क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ से डायरेक्ट। ओके, सो आप PDF लिंक के लिए, PDF लिंक्स और नोट सबसे पहले आप आने के लिए अभी जुड़े हमसे यूट्यूब पे। आपको @SOLAS पर _इंजीनियर सूरज कुमार, इंस्टाग्राम पर सूरज टीम 01 एंड फेसबुक पेज को फॉलो करें SOLAS पर। जिस टाइप से आपको लिखा है उसी टाइप से आप जाकर टाइप करो, आपको मिल जाएगा। व्हाट्सअप पे आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करो, मैं यहाँ से PDF दे दूँगा। ओके, देन थैंक यू, बाय फॉर आज के लिए इतने ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट डे का करंट अफेयर के साथ। बाय, तब तक के लिए।